तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अच्छा इसमें एक चीज़, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखे थे ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू बोला जाए और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू बोला जाए तो ये हो जाएगा एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एसएचएम में अगर जाएंगे तो एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ के स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है इतना ही, हाफ के स्क्वायर। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो इसका भी हाफ, मतलब 1/4 के स्क्वायर है, और इसका भी एवरेज वैल्यू इतना ही होता है। और जब दोनों ऐड होते हैं तो फिर इसके बराबर होता है। एक्चुअली में जब पोटेंशियल मैक्सिमम होता है तब काइनेटिक जीरो हो जाते हैं, और जब काइनेटिक मैक्सिमम होते हैं तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाते हैं, बराबर, ऐसा चलते रहता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज वैल्यू होगी, इसकी जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक वाले का जो एवरेज वैल्यू होगा वो बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। और टोटल एनर्जी, एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू हो, ये एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। टोटल एनर्जी डेंसिटी की भी बात करेंगे तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये दोनों होगी। तो जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो इसी दोनों का सम, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 = 1/2। इस दोनों को इक्वल करने का क्या मतलब हुआ? इस दोनों को इक्वल करने का मतलब ये हुआ कि जब ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चीज़ें हैं तो वो एनर्जी इतनी होगी, और जब यही एनर्जी के पूरा का पूरा मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक के टर्म में इतनी होगी। मतलब जब ये पूरी तरीके से होगा तब ये पूरा तरीके से नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यू कम होता जाएगा, फिर उसी तरीके से ये वैल्यू बढ़ेगा और ये वैल्यू कम होता जाएगा, बराबर। तो आप पहले ये भी लिख दें साथ में। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो टाइम का कोएफिशिएंट है वो और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो, स्पीड ऑफ वेव। फिर कई बार डायरेक्शन ऑफ वेव बोला जाता है निकालने के लिए। तो अगर x और t दोनों का साइन सेम हो, x एंड t दोनों का साइन सेम हो, साइन सेम हो मतलब प्लस हो तो दोनों प्लस, माइनस हो तो दोनों माइनस, तो उस सिचुएशंस में जो वेव के डायरेक्शन होते हैं वो नेगेटिव x एक्सिस के तरफ मोशन करता है। वेव ट्रेवल। और अगर साइन अपोजिट हो, अपोजिट साइन कहने का मतलब एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, तो इसका मतलब होता है x जा रहा है, मतलब वेव जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। जैसे ये वाला इक्वेशन लिखा हूँ, इसमें देखिए x का कोएफिशिएंट प्लस में है और t का कोएफिशिएंट माइनस में, मतलब ऐसा टाइप का जो वेव है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस दे देगा तो इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जैसे माइनस है ये सामने भी माइनस होता तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। और दोनों जगह प्लस या माइनस, मतलब अल्टरनेट साइन हो, अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब ये प्लस ये माइनस, या फिर उल्टा हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों सिचुएशन में कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा अपोजिट साइन वाला, और सिमिलर साइन वाला नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा। साथ में कई बार E का RMS वैल्यू बोला जाता है, तो ऐसे उसी तरह निकालेंगे जैसा कि AC में होता है, E0/√2 B RMS B0/√2
√2। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम में पहले आता है कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर उसके बाद यूवी, विजिबल, विजिबल बोले तो विवगियोर, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। इस प्रोसेस में जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होता है, स्पीड की वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे का भी वही स्पीड रहेगा जो माइक्रोवेव का होगा और वही कॉस्मिक रेज का होगा, क्योंकि सभी प्रकाश की किरण का स्पीड एक ही होता है। जो ये है विवगियोर, इसमें इसका जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डेविएशन, और इसका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम डेविएशन। इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ अलग अलग बुकों में अलग अलग डेटा है। 380 नैनोमीटर, कहीं कहीं 400 नैनोमीटर है, और ये वाला 750 या 780 नैनोमीटर। ठीक है, 750 नैनोमीटर। ये जो येलो कलर है ये मीन कलर है, मीन कलर मतलब एवरेज कलर। इसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर होता है। तो लिख डालेंगे आप स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। एक्सरे जो है मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ये बात भी साथ में आप लिख देंगे, आप लोगों को तो पता ही है। फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक इसका रेंज होता है, जिसमें से 0 से 10 एंगस्ट्रम तक ये वाला हार्ड एक्सरे कहलाता है, और ये वाला सॉफ्ट एक्सरे कहलाता है। जब इसकी वेवलेंथ निकालना हो तो एनर्जी से रिलेटेड होता है सर्ट 1240 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा नैनोमीटर में। जो इंफ्रारेड रेज होते हैं सिग्नल सिस्टम में मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड इन सिग्नल ट्रांसफ़र, और इसमें क्या बोलते हैं सेंसर में, और इन सेंसर। में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है, सबसे ज़्यादा वायलेट के लिए होता है और सबसे कम रेड के लिए। जो येलो है वो मीन है, तो इसलिए उसे म्यू बी प्लस म्यू आर बाय 2 कह सकते हैं। तो यहीं पर एक स्टेटमेंट लिख डालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोन बाय सेम मीडियम आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट।
मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड मिनिमम फॉर रेड। इसीलिए वायलेट कलर का जो डेविएशंस है वो मैक्सिमम होता है और रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है। और रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होने की वजह से ही हम लोग रेड को यूज़ करते हैं डेंजर के सिंबल से। डेंजर साइन के लिए हम लोग रेड कलर ही यूज़ करते हैं। इसके पीछे का यही कारण होता है कि इसका डेविएशन बहुत कम है। क्या फ़ायदा होगा इससे? जैसे कि मान लीजिए बहुत दूर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास आँख है, यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का है, तो यहाँ पर रेडियम रेड कलर का लगा दिया। तो जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमको ये चूँकि डेविएशंस होता नहीं ज़्यादा, तो जो जितने भी लेयर होते हैं हमारे और उसके बीच में एयर का, जैसे हमारे और आपके बीच में जितने भी लेयर है, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है एयर का, क्योंकि एयर की डेंसिटी बदलते रहती है, हवाएं कभी तेज़ चलती है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं उसके बदलने के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के। तो हर लेयर पे समझो कि एक प्रकार से रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन होंगे सब जगह थोड़ा थोड़ा डेविएशन क्रिएट होगा। चूँकि रेड कलर का डेविएशन बहुत कम है, तो हमको यहाँ अगर ये चीज़ें है तो हमको इधर कहीं दिखेगा, मतलब थोड़ा सा बाजू में दिखेगा डेविएशन की वजह से। फिर भी उसके आसपास के चीज़ों को हम समझ करके हम अवॉइड करके चले जाएंगे। लेकिन अगर इस जगह में ब्लू कलर यूज़ कर लिया जाए या वायलेट कलर यूज़ कर लिया जाए, तो ये एक्चुअली में यहाँ है और हमको ये इधर कहीं दिखेगा डेविएशन की वजह से। तो हमको दिख यहाँ से रहा था, हम सोचेंगे कि उस जगह है, मैं सीधे चला जाऊँगा और मैं यहाँ पर खाई में गिर जाऊँगा, मेरा हाल दुर्योधन की तरह हो जाएगा, बराबर। तो इसीलिए कौन सा कलर होते हैं डेंजर के लिए यूज करते अपन? रेड कलर। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका डेविएशन बहुत कम है। तो एग्जैक्ट मतलब जो है जहाँ पर मतलब रेड कलर हमने लगाए हैं तो वहाँ डेविएशंस बहुत कम है, तो जहाँ वो मतलब डेंजर है उसी जगह हमको लगभग दिखता है या उसके जस्ट आजू बाजू दिखता है, तो हम लोग उस एरिया को अवॉइड कर पाते हैं, मतलब बच पाते हैं। लेकिन अगर दूसरा कलर हम लोग यूज़ करेंगे डेंजर के लिए तो कई बार अगर दूर से देख रहे हैं और रात को देख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, डेविएशन ज़्यादा होगा, और डेविएशन ज़्यादा होगा तो हमको जहाँ पर वो डेंजर है नहीं उस जगह में डेंजर दिखेगा, और जहाँ पर है उस जगह में हमको कुछ नहीं दिखेगा, हम सीधे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग डेविएशंस मिनिमम की वजह से रेड कलर को यूज़ करते हैं। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये है अपना गोला। अर्थ में एटमॉस्फेयर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आरएमएस स्पीड है वो इसके वेलोसिटी से कम है, ये ज़्यादा है। इसलिए अर्थ, कोई भी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि वो प्लैनेट से एस्केप नहीं कर पाता है, बराबर है। एस्केप नहीं कर पाता है तो जो गैस होते हैं, गैस का जो आरएमएस स्पीड है वो स्पीड अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो गैस एटमॉस्फेयर से चला जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएंगे प्लैनेट के पास। तो इसलिए जिस किसी भी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर है ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर आरएमएस स्पीड ऑफ गैस लेस देन क्या हो? एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर इसीलिए है क्योंकि आरएमएस स्पीड लेस देन क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ के सबसे पास लगभग 10 से 15 किलोमीटर रेंज में जो है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। लिखते चलिए, ट्रोपोस्फेयर। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर के हाइट पे जो है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। लगभग यहाँ से 75 टू 80 किलोमीटर के रेंज में जो हाइट है उसको कहते हैं मेसोस्फेयर। और इसके जो ऊपर है इसे कहते हैं आइनोस्फेयर।
ये जो मेसोस्फीयर है इसी में होता है ओजोन लेयर। अच्छा, O3 इसका काम है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना, हम तक नहीं आने देता, हमको बचा लेता है। और ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें रहने वाला ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2, SO2, ये सब वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिल करके एक ऐसा लेयर बनाता है जो कि यहाँ से जो सन से रेज आया वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब यहाँ पहुँचता है उसे वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, या फिर इसी एटमॉस्फेयर में रखता है ताकि ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या रहे, गर्म रहे, वार्म रहे। इसी इफ़ेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और डेंजर भी है, दोनों बातें। अगर एक लेवल से ये कम हो गया तो अर्थ जो होगा ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, और एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जैसे कि अभी चल रहा है तो गर्म होता जा रहा है, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब इसका होना भी ज़रूरी है और ज़रूरत से ज़्यादा होना भी ख़तरनाक है। ठीक है, तो पहले आप ये सब बातें लिख लें पॉइंट बना करके। ग्रीन हाउस गैस combined with water droplet and it absorb all the reflected radiation from Earth's surface and not allowed to escape. And it क्या बोले, it absorb all the reflections from Earth's surface and not allowed to escape from atmosphere. Due to this, Earth atmosphere is warm. This effect is called greenhouse effect. Due to this, Earth atmosphere is warm. This effect is called greenhouse effect. It is dangerous after some limit. चलिए कुछ सवाल करते हैं हम। एक इक्वेशंस है 2.5 n/c cos 2 pi 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड इंटू t माइनस पाई इंटू 10⁻⁻² रेडियन पर मीटर इंटू x। इसके बारे में बताना है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये, कौन से स्पीड से जा रहा है ये, कौन सी फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्या इसका वेवलेंथ है, ई का RMS वैल्यू भी बतानी है। इतनी बातें बताएं। देखो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ जो टर्म है वो हो गया E0, यहाँ जो टर्म हो गया ये हो गया ओमेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू हो गया 2 पाई 10⁻⁶, और यहाँ जो टर्म हो गया K,
पाई इंटू 10 टू द पावर -2 बराबर। तो जो स्पीड है, अब इसका डायरेक्शन देखो पहले, ये t का कोफिशिएंट प्लस है और x का कोफिशिएंट माइनस, तो अपोजिट साइन हुआ। तो अपोजिट साइन हुआ तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा? ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड की बात करते तो कोएफिशिएंट ऑफ t बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो t का कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ t कितना 2 पाई 10 टू द पावर 6 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना पाई 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलता तो इतना हो जाता, यही हो जाता है 2 पाई f के बराबर। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। लैम्डा की बात कर रहे हैं, k इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, इसे कहते हैं वेव नंबर, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं वेव नंबर, कभी कभी बोल देगा तो 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाय 10 टू द पावर -2 मतलब 200 मीटर, और ई आर एम एस हो गया E0 बाय √2, 2.5 बाय √2। EX इज इक्वल टू 10 साइन 4 पाई 10 टू द पावर 6 t माइनस पाई 10 टू द पावर -3 x। इसी में सब डेटा निकालेंगे, E0 निकालेंगे, ERMS निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे, k निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। साथ में आप इसका पॉइंटिंग वेक्टर निकालो, साथ में आप इसका रेडिएशन प्रेशर निकालो। रेडिएशन प्रेशर व्हेन रिफ्लेक्टेड, तो देखो मैं बनाऊं आंसर। E0 की जो वैल्यू है वो आ गया होगा 10, ERMS 5√2, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर 6, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 6, स्पीड कोएफिशिएंट ऑफ t 4 पाई 10 टू द पावर 6 बाय पाई 10 टू द पावर -3। डेटा कुछ गड़बड़ हो गया, ज़्यादा ही हो गया, नहीं कोई बात नहीं, अभी तो अपन 4 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। इतना होगा नहीं, लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी चीज़ का स्पीड पॉसिबल नहीं है, बट हो गया अब जो हो गया। लैम्डा की बात करेंगे तो k जो वेव नंबर है वो हो जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ से लैम्डा हो गया 2000 और डायरेक्शन हो गया इसका पॉजिटिव x एक्सिस। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, तो 1/2 8.85 10 टू द पावर -12 E स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर। रेडिएशन प्रेशर की बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट याद करना यही था, तो 1/2 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये है रेडिएशन प्रेशर, और ये जो है यही इंटेंसिटी के बराबर होता है। ये हुआ सॉरी पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। अब रेडिएशन प्रेशर की बात करेंगे तो आएगा 2I/c।
तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बाई 2 c इंटू c, ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब एक सवाल है, किधर गया, ये इक्वेशन दिया हुआ है 40 cos kz प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 8 t। इसके बारे में डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने हैं, इसमें k की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी निकालने हैं, बी नॉट निकालने हैं और बी आर एम एस भी निकालने हैं। कुछ चीज़ें तो आप निकाल सकते हैं, कुछ में आप फंसेंगे, जो आप निकाल सकते हैं वो निकालो। देखो फिर ओमेगा तो निकाल ही सकते हैं, यही है 6 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये 2 पाई एफ के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं आप, तो 3 बाई पाई 10 टू द पावर 8, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी तो आपसे निकल गया। आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ प्रोपेगेट हो रहा है। अब बाकी फैक्टर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचो तो, दिमाग पे जोर डालो तो निकाल लिए। देखो बाकी फैक्टर में कैसा है, हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ वेव, ये जो इक्वेशन है वो वैक्यूम में ऐसा बताया गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, k, और ये वैल्यू हमको पता है किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के बराबर। तो इससे हमको k आ जाएगा, इसका मतलब k की जगह पे कितना है, 2 मीटर बराबर, और इसी की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा कर देंगे तो लैम्डा भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल जो आपको ध्यान रखना, लैम्डा निकालेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो पहले से मालूम है ना वैक्यूम में। अब ये बी नॉट और बी आर एम एस, तो पहली बात तो ये है कि हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय बी नॉट, तो यहीं से आप बी नॉट निकाल सकते हैं, ई नॉट बाय स्पीड ऑफ लाइट, ई नॉट की वैल्यू मालूम है डायग्राम से, 40 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बराबर, 40 बाई 3 10 टू द पावर -8। अब बी आर एम एस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो आप, 20√2 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -8 बराबर है। एक मीडियम है जिसका म्यू आर की वैल्यू 1.2 है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.44 है, तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालो। सिंपल सवाल है। दूसरा इक्वेशन है बी वाई इक्वल टू 2 10 टू द पावर -7 साइन पाई 10 टू द पावर 3x प्लस 3 पाई 10 टू द पावर 11t। इससे आप बी नॉट निकालें, इससे आप k निकालें, लैम्डा निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, ओमेगा निकालें, स्पीड निकालें, डायरेक्शन निकालो,
साथ ही ई नोट निकालिए, ERMS निकालिए, एनर्जी डेंसिटी निकालिए, पॉइंटिंग वेक्टर निकालिए, इंटेंसिटी निकालिए, रेडिएशन प्रेशर निकालिए, प्रेशर निकालिए दोनों केस में, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट। म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो 3 × 10⁸ बाय रूट अंडर 1.2 × 1.44, इसका 1.1 हो जाएगा रूट के बाहर, और इसका 1.2 हो जाएगा। वन 1.21 का 1.1 हो जाएगा ना, अप्रॉक्स में लिख दिया मैंने। बी नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, तो ई नॉट निकल जाएगा C × बी नॉट, 3 × 10⁸ × 2 × 10⁻⁻7, 6 × 10 60, ERMS भी आ जाएगा 60/√2, 30√2। K की जगह पाई × 10⁻3, इसे अपन 2π/λ कह सकते हैं। लैम्डा की जगह पाया जाएगा 2/10⁻3। ओमेगा की जगह 3π × 10⁻11, इसे अपन 2πf कह सकते हैं। तो f की जगह 3/2 10⁻11। डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। और क्या निकालना है हमको, जो एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0² लगा देता हूँ मैं, निकाल चुके हैं। तो 1/2 8.85 10⁻⁻12 इंटू E0 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है वही इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, बराबर। और वो क्या हो जाएगा, इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ये जो डेंसिटी है उसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू 8.85 10⁻⁻12 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8। अब रेडिएशन प्रेशर जो है रिफ्लेक्शन के केस में, एब्जॉर्ब के केस में I/C, और इसके केस में 2I/C। I/C करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर डेंसिटी ही बच जाएगी 1/2 8.85 10⁻⁻12 इंटू 60 का स्क्वायर, और ये उसका डबल, मतलब 8.85 10⁻⁻12 इंटू 60 का स्क्वायर। तो ये सन है जहाँ से सभी डायरेक्शंस में एनर्जी जा रहा है। तो इस सवाल में तो नहीं पूछा, कभी पूछेगा कोई डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी पूछेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा जितना एनर्जी सन ने रेडिएट किया डिवाइड बाय एरिया 4πr²। इससे आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ दूर पे कौन है, अपना अर्थ है इस सवाल में, जिसमें हमको एक छत के ऊपर, जिसका साइज कितना है 8 मीटर इंटू 20 मीटर, तो 20 इंटू 8 मीटर का छत है। इस पे इंटेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, कितना दिया हुआ बताइए, 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी आ रही है, इतना पावर आ रहा है। तो पहला सवाल क्या है बोला है निकालने के लिए, तो टोटल पावर कितना हो गया उस एरिया पे। इंटेंसिटी का मतलब पावर बाय एरिया होता है, तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इंटेंसिटी है 10⁻³, एरिया हो जाएगा 20 इंटू 8। ये हो गया उसका आंसर, इतना वाट, 16 इंटू 10⁴ वाट। दूसरा सवाल क्या है, रेडिएशन फोर्स। तो रेडिएशन फोर्स कहने का मतलब
तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना है? रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला जो आता है तो सरफेस से रिफ्लेक्ट भी होगा, तो 2I/c। तो रेडिएशन प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? इनटू एरिया। तो रेडिएशन फोर्स इज इक्वल टू 2I/c इंटू एरिया। मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो तीसरा टर्म और कुछ बोला है, सोलर एनर्जी इन 1 आवर। तब टाइम में एनर्जी, ये पावर तो निकाल लिया आपने, तो पावर इंटू टाइम एनर्जी हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। लगाइए।